दीजिए तरीके हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत। अ, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही ऑल टाइम वीवीआई क्वेश्चन ये माना जाता है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। परावर्तन का क्या नियम है? आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। आज तक हम लोग इसको सुनते आ रहे थे, लेकिन आज हमें इसको क्या करना है? प्रूव कर देना है, मैथमेटिकली इसको प्रूव कर देना है हाइगेंस की थ्योरी का उपयोग करते हुए। स्नेल का नियम, अपवर्तन का नियम, इसके बाद हम लोग प्रूव करेंगे। अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। अपवर्तन का नियम क्या है? μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। इसे भी हमें आज प्रूव करनी है। तो ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, और कोई एक पूछेगा आपके एग्जाम में, या एक ही क्वेश्चन में दे देगा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन अथवा अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। तो परावर्तन और अपवर्तन में जो आपको समझ आएगा वो व्याख्या कर देना है। लेकिन कई बार अलग अलग करके पूछ देता है। कई बार कहेगा कि प्रकाश के हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या करें, तब वहां पर ऑप्शन नहीं रहेगा अपवर्तन वाला, तो आपको परावर्तन का ही करना होगा। और अपवर्तन पूछेगा तो अपवर्तन का ही करना होगा। दोनों दे देगा तो कोई एक करना है हमें। लेकिन उससे पहले हम हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है उसको स्टडी कर लेते हैं। दीजिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत। फिर से सुनिए, कल का क्लास थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूं। हाइगेंस साहब ने प्रकाश को क्या माना? तरंग। और जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है तो उस तरंग का जो दीवार आगे बढ़ता है, उस दीवार का नाम हमने क्या रखा था? तरंगाग्र। ये देखिए, तरंगाग्र तीन तरह का होता है। एक होता है गोलीय तरंगाग्र, जो इस तरह से आगे बढ़ेगा, और एक बेलनाकार तरंगाग्र, और एक समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र कहां से निकलेगा? प्रकाश के बिंदु स्रोत से। प्रकाश का जो बिंदुवत स्रोत होगा, बिंदु जैसी प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र निकलती है। जैसे सूर्य प्रकाश का कौन सा स्रोत है? बिंदु स्रोत है। ये बल्ब प्रकाश का रेखीय स्रोत है। समतल तरंगाग्र किसको कहते हैं? जब गोलीय तरंगाग्र बहुत लंबी दूरी तय करता है तो यही क्या बन जाता है? समतल तरंगाग्र बन जाता है। यानी गोलीय तरंगाग्र का जो छोटा सा हिस्सा है उसी को हम क्या कहते हैं? समतल तरंगाग्र कहते हैं। और कल हमने ये भी बताया था कि गोलीय तरंगाग्र के हर एक बिंदु पर प्रकाश किरण हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। और यदि समतल तरंगाग्र हम लोग लेते हैं तो समतल तरंगाग्र पर भी प्रकाश किरण क्या होगा? लंबवत होगा। और समतल तरंगाग्र पर यदि प्रकाश किरण लंबवत होगी तो सभी किरण एक दूसरे के क्या होगा? समानांतर होगा, पैरेलल होगा। तो हम समतल तरंगाग्र की बात करेंगे। फिर से, ये तरंगाग्र क्या है? लाइट जो एक वेव्स है और उस वेव्स की जो दीवार आगे बढ़ रही है उसी को हम क्या कहेंगे? तरंगाग्र कहेंगे, वेव फ्रंट कहते हैं। हाइगेंस साहब का क्या मानना था? सुनिए, हाइगेंस साहब का मानना था कि मान लीजिए ये एक प्रकाश का बिंदु स्रोत है और यहां से ऐसे वेव्स निकला ऐसे, तो ये एक तरंगाग्र है। क्योंकि आप सामने से देखेंगे तो ये एक दीवार है, इस तरह से दीवार नजर आएगा आपको। अब उनका मानना था ये जो तरंगाग्र है ना, इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु अपने आप में एक प्रकाश स्रोत बन जाता है। फिर से, एक तो ये प्राइमरी प्रकाश स्रोत है जहां से एक तरंगाग्र निकला, पहला तरंगाग्र। इसको हम लोग, आप पानी में पत्थर गिराइए ना, वेव्स बनती है, एक बनती है या कई सारी वेव्स उभरती जाती है? आप ध्यान से देखना, वहां पर कई सारी वेव्स उभरती है इस तरह से, ऐसे, ऐसे, और यहां भी उभर जाएगा ऐसे। आप ध्यान से देखना, फिर यहां ऐसे उभर जाएगी तालाब में। सेम इसी तरह लाइट के बारे में हाइजेंस साहब ने बताया, ये एक प्राइमरी सोर्स है प्रकाश का, और यहां से तरंगाग्र निकला है ऐसे। अब इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब ये भी तरंगाग्र बनाएगा ऐसे, ये भी तरंगाग्र ऐसे, ये भी तरंगाग्र ऐसे, ये भी तरंगाग्र ऐसे, और ये भी वेव फ्रंट ऐसे बनाएगा। ये देखिए ऐसे। अब ये दूसरा तरंगाग्र है, किससे बना? इस पॉइंट से। मेन सोर्स कहाँ है? यहाँ। पहला सोर्स ने एक तरंगाग्र ऐसे बनाया। अब ये हर एक, इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत का काम करेगा। इन्होंने एक तरंगाग्र बनाया, ये देखिए, ये एक नया तरंगाग्र बना। अब इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत का काम करेगा, हर एक बिंदु अपना तरंगाग्र बनाएगा फिर से। और ये चीजें क्या होगी?
फैलती चली जाती। ये हाइजेंस साहब का थ्योरी था। ये एक प्राइमरी सोर्स है, ये प्रकाश का प्राइमरी सोर्स है और यहां से एक तरंगाग्र ऐसे निकला, गोलीय तरंगाग्र है, ऐसे गोल हो जाएगा, मैं पूरा गोल नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये एक तरंगाग्र निकला यहां से, ये देखिए, ये सोर्स है प्रकाश का, लाइट का सोर्स है, और ये एक तरंगाग्र बना, यहां से तरंगाग्र कहां बढ़ा, आगे बढ़ा। अब इस तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु, जितना भी पॉइंट्स है इसमें, सभी किसका काम करेगा, प्रकाश स्रोत का काम करेगा। एक तो प्रकाश स्रोत ये है प्राइमरी, इन्होंने एक वेव फ्रंट बनाया, एक तरंगाग्र बनाया, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे क्योंकि पहली बार ये तरंगाग्र बन रही है। अब इस प्राथमिक तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु क्या बन जाएगा, प्रकाश स्रोत बन जाएगा। अब यहां से एक तरंगाग्र निकलेगा, लेकिन यहां से जो तरंगाग्र निकलेगा ना, उसको तरंगाग्र नहीं, उसको तरंगिकाएं कहा जाता है। तो यहां से एक तरंगिकाएं निकलती है और प्रकाश के स्पीड से आगे बढ़ती है। यहां से एक तरंगिकाएं निकलती है, प्रकाश की स्पीड से आगे बढ़ती है। यहां से तरंगिकाएं निकलती है, प्रकाश की स्पीड से आगे बढ़ती है। ये देख लीजिए, फिर से सुनिए। प्राइमरी सोर्स से एक तरंगाग्र निकला, इस तरंगाग्र को हम प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे। इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु अब प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा हाइगेंस के अनुसार। तो ये सब एक लाइट सोर्स है। अब इन सभी से छोटे छोटे तरंगाग्र निकलेगा और उस छोटे छोटे तरंगाग्र को हम तरंगिकाएं कहेंगे, वेवलेट्स, तरंगिकाएं, ये तरंगिकाएं हैं। और सभी यहां से किस स्पीड से जाएगा, प्रकाश की चाल से ये तरंगिकाएं आगे बढ़ेगी और किसी समय में आप इस तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को क्या कीजिए, मिला दीजिए, सबके बाहरी बिंदुओं को मिला दीजिए। ये देखिए, ये कब की स्थिति है, टी बराबर 0 समय की। ये कब की स्थिति है, टी बराबर टी समय की। ये देख लीजिए, एक नया तरंगाग्र हमारा बनकर तैयार हो गया। फिर से इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु अब क्या बन जाएगा, प्रकाश स्रोत बन जाएगा। फिर से हर एक बिंदु से तरंगिकाएं निकलेगी, इस तरह से हर एक बिंदु से तरंगिकाएं यहां से निकलेगी, यहां से तरंगिकाएं निकलेगी, यहां से तरंगिकाएं निकलेगी, और फिर सबके बाहरी बिंदु को क्या कर देंगे, मिला देंगे, एक नया तरंगाग्र बन रहा है। और इसी तरह ये तरंगाग्र कहां बढ़ता है, आगे बढ़ता चला जाता है। ये हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है। या किरण दिखाना चाहते हैं तो आप किरण यहां से दिखा सकते हैं इसे। किरण तरंगाग्र पर हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। दो ही को मैं दिखा रहा हूं। तरंगाग्र पर हमेशा लंबवत होता है। ये हाइजेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत है। या फिर आप ऐसे समझिए, ये तो हो गया गोलीय तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र के बारे में सोचिए। ये मान लीजिए हमारे पास एक समतल तरंगाग्र है, ये देखिए, ये प्रकाश का स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से एक समतल तरंगाग्र ऐसे निकला, इसको कहेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राथमिक तरंगाग्र। अब इस तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु क्या बनेगा, प्रकाश स्रोत बन जाएगा, प्रकाश स्रोत बनेगा। अब यहां से एक तरंगिकाएं निकलेगी, छोटा तरंगाग्र, और टी समय में मान लीजिए यहाँ चला आया, यहाँ से भी तरंगिकाएं निकला टी समय में, यहाँ से भी निकला टी समय में, यहाँ से भी निकला और टी समय में यहाँ। अब सबके बाहरी बिंदु को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। सबके बाहरी बिंदु को मिलाने पर क्या बना, एक नया तरंगाग्र बन गया। फिर से इसका हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा। यहां से फिर से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं। ये सब पढ़ने का एक तरीका है, काल्पनिक चीज है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। लाइट को वेव के फॉर्म में पढ़ने का ये सब एक ज्यामितीय तरीका है, ज्योमेट्रिकल तरीका है। वरना ना तो आपने देखा, ना ही हाइजेंस ने लाइट को देखा, किसी ने लाइट को नहीं देखा हुआ है, बस उसको स्टडी करने का ये तरीका है एक। ये देख लीजिए, अब फिर से सबके बाहरी बिंदु को मिला दीजिए, एक नया तरंगाग्र बन गया। और इसी तरह ये समतल तरंगाग्र कहां बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। सूर्य से अर्थ पर आने वाली तरंगाग्र गोलीय होती है या समतल होती है, समतल होती है, क्योंकि सूर्य बिंदुवत स्रोत है और बिंदुवत स्रोत से कैसा तरंगाग्र निकलेगा, गोलीय
लेकिन कल मैंने बताया था जब गोलीय तरंगाग्र बहुत दूर चली जाती है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो सन से अर्थ पर आने वाली जो लाइट वेव से वो समतल तरंगाग्र की तरफ बिहेव करता है। आपके एग्जाम ये 2 अंक में पूछता है, कहेगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत को लिखे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत एक ज्यामितीय विधि है जिसके द्वारा किसी तरंगाग्र के सापेक्ष नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात की जाती है। किसी तरंगाग्र के सापेक्ष नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात की जाती है। इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत बन जाता है। प्राथमिक तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत बन जाता है। इन बिंदुओं से उत्पन्न तरंगिकाओं को द्वितीय तरंगिकाएं कहा जाता है। इसको हम लोग द्वितीय तरंगिकाएं कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। फिर से इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र पर का हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत बन जाता है। इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाएं द्वितीय तरंगिकाएं कहलाती है। किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिलाने पर नए तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त होती है। ये 2-3 लाइन लिखना है इसमें, लिखे तो फिर से सुनिए, यदि हमें नया वेव फ्रंट बनाना है, नया तरंगाग्र बनाना है तो क्या तरीका है? प्राथमिक तरंगाग्र से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, किस स्पीड से चलेगी? सी स्पीड से। सी स्पीड से गया, फिर सभी तरंगिकाओं के द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को क्या कर देंगे? मिला देंगे, नया तरंगाग्र हमें मिल जाएगा। फिर नया तरंगाग्र बनाना है तो वही फॉलो करेंगे, वही रूल्स। देखिए तो देखिए हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, 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 द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत एक ज्यामितीय विधि है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत एक ज्यामितीय विधि है, एक ज्यामितीय विधि है, एक ज्यामितीय विधि है, एक ज्यामितीय विधि है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी तरंगाग्र के सापेक्ष 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 नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात की जाती है। जिसके द्वारा किसी तरंगाग्र के सापेक्ष नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात की जाती है। 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 और देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं। ये कौन सा तरंगाग्र है? प्राइमरी। और ये प्रकाश का सोर्स है। यहां से क्या उत्पन्न होगी? द्वितीयक तरंगिकाएं इसी स्पीड से चलेगी, यहां से भी द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होगी और द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को क्या कर देंगे? ये देखिए, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं हैं जो कहां से उत्पन्न हुई? यहां से प्राथमिक तरंगाग्र से उत्पन्न हुई, सी चाल से चली, कितना समय तक? टी समय तक। ये कब की स्थिति है? टी बराबर 0 समय। और ये तरंगाग्र टी बराबर टी समय में यहां से यहां पहुंच गया। और तरीका क्या है आप देख रहे हैं। यदि प्रकाश किरण दिखाना है तो प्रकाश किरण तरंगाग्र पर क्या होता है? लंबवत। क्या ये 90 डिग्री है? हाँ है। क्यों? क्योंकि ये गोला है और ये गोला की सेंटर है और सेंटर से ये रेखा जा रही है तो गोले के सतह पर क्या होगी? लंबवत होगी। ये जो येलो वाला मैं दिखा रहा हूं ये क्या है? प्रकाश किरण है ना।
ये किरण है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। किरण हमेशा तरंगाग्र पर क्या होता है, लंबवत होता है। ये हाइजेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत है। या समतल तरंगाग्र को लेकर आप दिखाना चाहते थे, इसको भी लेकर आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, किसी सोर्स से एक तरंगाग्र निकला और यही तरंगाग्र कहाँ बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तरीका क्या है, ये प्राइमरी वेव फ्रंट है, प्राथमिक तरंगाग्र है। यहाँ से एक तरंग इकाई निकलकर टी समय में यहाँ तक पहुंची, यहाँ से एक तरंग इकाई निकलकर टी समय में यहाँ पहुंची, यहाँ से तरंग इकाई निकलकर टी समय में यहाँ पहुंची, और इसके बाहरी बिंदु को हमने मिला दिया, ये एक नया तरंगाग्र बन गया, और ये द्वितीयक तरंग इकाई कहलाती है। उसी तरह यहाँ भी होगा। ये देखिए, और प्रकाश किरण को दिखाना है तो प्रकाश किरण तरंगाग्र पर हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। ये देख लीजिए, ये कब की स्थिति है, टी बराबर 0, ये टी बराबर टी, और ये टी बराबर किसी और समय में ये नया तरंगाग्र बना होगा। ये हाइजेंस का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत है। लिखिए तो, ये हमने लिखाया हुआ, हाँ लिखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस नियम के अनुसार, 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 इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र पर का, इस नियम के अनुसार प्राथमिक तरंगाग्र पर का, प्राथमिक तरंगाग्र पर का, प्राथमिक तरंगाग्र पर का, प्राथमिक तरंगाग्र पर का प्रत्येक बिंदु, प्राथमिक तरंगाग्र पर का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत बन जाता है। प्राथमिक तरंगाग्र पर का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत बन जाता है। प्राथमिक तरंगाग्र पर का प्रत्येक बिंदु प्रकाश स्रोत बन जाता है, प्रकाश स्रोत बन जाता है। इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को, तरंगिका, तरंगाग्र का कौन सा रूप, छोटा सा, इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को, इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को, इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को, इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं, इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं तरंगाग्र को वेव फ्रंट बोलते हैं और तरंगिकाओं को वेवलेट्स बोलते हैं। तरंगाग्र बड़ा सरफेस है और तरंगिका छोटा सरफेस। आप तालाब में कभी देखना ध्यान से, एक पत्थर गिरा दीजिए, एक बड़ा सर्किल दिखाई देगा, लेकिन उसी बड़ी सर्किल के किसी एक बिंदु से एक और छोटा सा ऐसे उभर जाएगा। आप ध्यान से वहां पर देखना। तो बड़ा ये सतह तरंगाग्र होगा, और ये जो ये छोटी जो तरंगाग्र है उसको तरंगिका बोलते हैं, और इसको द्वितीयक तरंगिका बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स। द्वितीयक तरंगिकाएं, इन स्रोतों से उत्पन्न तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की चाल, ब्रैकेट में सी, द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की चाल, इन ब्रैकेट सी, प्रकाश की चाल सी, प्रकाश की चाल सी से गति करता है, प्रकाश की चाल सी से गति करता है। द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की चाल सी से गति करता है, सी से गति करता है। किसी क्षण, किसी क्षण, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिलाने पर, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिलाने पर,
किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिलाने पर, किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिलाने पर, द्वितीयक तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिलाने पर नए तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त होती है। नए तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त होती है। नए तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त होती है। न्यू वेव फ्रंट। चलिए दोनों डायग्राम बना लीजिए। इतना जानने के बाद हम लोग उस लॉन्ग क्वेश्चन पर वापस आते हैं। ऑफर वाला एडमिशन हम लोग का खत्म है, इसलिए जो रेगुलर फी है उसमें ही बच्चों को एडमिशन कराएं। वो एक दिन के लिए हमारे पास होता है। लाइव क्लास अभी हमारी नहीं चल रही है। हम लोग सोच रहे हैं थोड़ा सा आप लोग को भगा दें, उसके बाद आप भी फ्री रहेंगे और मैं भी फ्री रहूँगा, उसके बाद क्लास ली जाएगी। एक्चुअल में लाइव क्लास बड़ा ही टेंशन की चीज़ होती है। कहने को 1 घंटा में सबको क्लास करवा दिया जाता है, लेकिन 2-3 घंटा के बराबर वो हो जाता है। आपको पहले एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, उसके बाद फिर वहाँ आकर आपको क्लास लेनी होती है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन को भी समय हमारे पास बहुत दिन समय है, और 2 क्वेश्चन तो हम लोग कर ही लिए हैं, बाकी 16-18 क्वेश्चन भी कर देंगे। क्लास में तो सभी हमने करा दिया है। हालांकि जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे 1 तारीख 1 तारीख तक में आपको एक कोर्स नया दिखेगा वहाँ पर। शायद आपने कल यदि रात में एप्लीकेशन यूज करा होगा तो एक नया कोर्स वहाँ पर शो हो रहा होगा, क्विक पास लॉन्ग सॉल्यूशन 2026। ये फ्री कोर्स है। आप उस कोर्स को क्लिक करेंगे तो आपको क्विक पास में जितना भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन वाला लेक्चर वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी तक 4 लेक्चर वीडियो वहाँ पर डाला गया है। एक गोलीय अपवर्तक, एक लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक टेलीस्कोप। ये 4 क्वेश्चन वहाँ डाल दिया गया है। बाकी क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन, बाकी जो 16 क्वेश्चन क्विक पास का बाकी है वो भी उस कोर्स में डाल दिया जाएगा, ताकि आप जाकर वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर कोई लॉकिंग सिस्टम नहीं है। आप केवल ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, रजिस्टर हो जाएंगे उसमें, वो कोर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कोई फीस नहीं है। लेकिन जो मैं यूट्यूब पर क्लास लूँगा लाइव क्लास, उसमें क्या होगी कि क्लास के बाद वो ब्लॉक हो जाएगी। क्लास के बाद आप उस क्लास को नहीं देख सकते। ऐप पर आप एग्जाम तक कर सकते हैं। 40 दिन का वो कोर्स है, 40 दिन से पहले आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी। चलिए लेके ये क्वेश्चन ऑल टाइम वीवीआई कर लीजिएगा। हाँ, ऑल टाइम वीवीआई 30 साल 34 साल के बाद अपने घर में भी
अपने घर के सदस्य को, जूनियर सदस्य को आप बोल सकते हो कि इसको कर लो, आज एग्जाम देने जा रहे हो तो। पूछता है ये क्वेश्चन, 5 साल तो लगातार पूछा था उस बीच में 2019 ईयर से पहले ये क्वेश्चन, पिछले बार भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। किसके परावर्तन? प्रकाश। याद रखना परावर्तन ध्वनि का भी होता है, बट साउंड का रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या करें। भाषा इसमें हमें लिखनी पड़ती है क्योंकि व्याख्या करने रहते हैं और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है, तो आप इसको समझिए। एक बार आप सुन लोगे ये दिमाग में सेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके क्विक पास में दिया गया है, आपने इसका डेरिवेशन उसमें देखा होगा, आज इसको समझ लेते हैं। सुनिए, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हमें परावर्तन के नियम की व्याख्या करना है। परावर्तन का नियम क्या है? आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है, ये परावर्तन का नियम है। और परावर्तन का एक और नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होता है, एक ही समतल में होता है। तो चलिए मैं इसको डील के देता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक परावर्तक सतह ले लेता हूं जो प्रकाश को क्या कर सके, परावर्तित कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। तो ये हमारे पास एक परावर्तक सतह है, यहां देखिए ध्यान से, ये हमारे पास एक परावर्तक सतह है, ये एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह बनाने के लिए मैंने इसके नीचे कलई कर दिया, तो समझ आ गया होगा ये कौन सा परावर्तक सतह है, समतल परावर्तक सतह, यानी आईना है ये। हमारे पास ये एक समतल परावर्तक सतह है, गोलीय वाला नहीं। गोलीय परावर्तक सतह में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आ जाता है, ये हमारा समतल परावर्तक सतह है, यानी ये समतल दर्पण के जैसा है। तो ये हमारे पास एक समतल परावर्तक सतह है एक्स वाई, जो कि लाइट को रोक लेगी, लाइट को दूसरी ओर नहीं जाने देगी। अब एक तरंगाग्र जो कहीं से आ रही है, मान लीजिए ये हमारे पास एक तरंगाग्र है, ये देखें, ये एक समतल तरंगाग्र है, ये लाइट का, और ये यहां से आ रही है, सन से ये लाइट आ रही है, समतल तरंगाग्र ऐसे इस तरह से आगे बढ़ रही है। इसके इस सिरा का नाम ए रख देता हूं और इस सिरा का नाम बी रख देता हूं। तो ये समतल तरंगाग्र ए बी है। तरंगाग्र का मतलब लाइट की दीवार, प्रकाश की एक दीवार, वेव फ्रंट, लाइट वेव की एक दीवार जो आगे बढ़ती है उसको हम तरंगाग्र कहते हैं। एक समतल तरंगाग्र यहां से ऐसे आ रही है इस तरह से, और किरण की तरह सोचेंगे तो सिंपल एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, लेकिन प्रकाश को भी हम किरण नहीं मान रहे हैं, तरंगाग्र मान रहे हैं, सतह मान रहे हैं। ये एक तरंगाग्र यहां से ऐसे आया इस तरह से, और इस परावर्तक सतह के इस बिंदु पर आकर फॉल किया। ये देखें, ये जो व्हाइट वाला मैं बना रहा हूं, ये एक समतल तरंगाग्र है, ये देखें, ये एक समतल तरंगाग्र है, इसका नाम क्या है, ए, और इस बिंदु का नाम बी। और ये परावर्तक सतह के पॉइंट ए पर आकर गिरा, और जिस एंगल पर आकर गिरा उस कोण को हम बोलेंगे आपतन कोण आई। ये तरंगाग्र, ये देखें, इस कोण पर आकर गिरा, इस कोण को हम आपतन कोण आई बोलेंगे। और जिस समय गिरा उस समय टाइम क्या लेते हैं, टी बराबर 0 टाइम ले लेते हैं। तो मुझे बताइए ये जो तरंगाग्र है इसको क्या बोलेंगे, प्राथमिक तरंगाग्र। ए बच्चा पेन झुलाना बंद कीजिए। इसको हम लोग प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट कहेंगे, ठीक है। भाषा क्या होगी सुनिए, भाषा होगी माना एक्स वाई एक समतल अपवर्तक सतह है, समतल अपवर्तक, अपवर्तक नहीं परावर्तक,
अगला क्वेश्चन का दिमाग जा रहा है। माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, एक समतल तरंगाग्र AB समतल परावर्तक सतह एक्स वाई के पॉइंट ए पर आपतन कोण I पर t बराबर 0 पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहेंगे। याद रखना, ये जो व्हाइट वाला इसको आपतित तरंगाग्र कहेंगे, इसलिए ये आपतन कोण I है। फिर से भाषा सुनिए। माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, एक समतल तरंगाग्र AB परावर्तक सतह एक्स वाई के पॉइंट ए पर t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहा जाता है। पहला स्टेप ये लिखना है हमें। चलिए, अब इसके बाद क्या होगा, सोचिए इसके बाद क्या होगा। ऐसे आया, इसके बाद क्या होगा? तो बड़ा ही सिंपल है। ये वाला सिरा पहले इस सतह से क्या हो गया, टकरा गया, लेकिन ये वाला सिरा भी नहीं टकराया है, तो ये अभी भी कहां जाएगा, नीचे। लेकिन ये टकरा कर कहां जाएगा, ऊपर। ये देखिए ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और नीचे वाला ए वाला सिरा टकरा गया, तो टकरा कर ए वाला सिरा कहां जाएगा, सिरा ऊपर। लेकिन बी वाला अभी भी कहां आएगा, नीचे। ये ऐसे होगा, ये देखो। तो ये कौन सा तरंगाग्र था, आपतित। ये कौन सा तरंगाग्र है, परावर्तित तरंगाग्र हो जाएगा ये। लेकिन यदि ये परावर्तक सतह नहीं रहता तो क्या होता, तब तो ये क्या होता है, ऐसे सीधे ऐसे जाता। मान लीजिए कुछ देर के लिए ये परावर्तक सतह नहीं है, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि परावर्तक सतह एक्स वाई नहीं है, परावर्तक सतह एक्स वाई एब्सेंट है, तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा इसे, यहां से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो कुछ समय के बाद नया तरंगाग्र हमें दिखेगा, फिर कुछ समय के बाद नया तरंगाग्र दिखेगा। और नया तरंगाग्र बनाने का क्या तरीका है कि ये जो प्राइमरी तरंगाग्र है, इसका हर एक बिंदु किसका काम करेगा, इसका हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत का काम करेगा। और यहां से क्या निकलेगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकली, और द्वितीयक तरंगिकाएं प्रकाश की। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना यहाँ भूल गया, इसको देखिए। ये समतल तरंगाग्र है, और इस समतल तरंगाग्र पर यदि हमें किरण को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो समतल तरंगाग्र पर किरण हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। यदि यहाँ पर किरण दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाएंगे, ये देखिए। और ये एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री। और ये किरण है, ये हमारा रे है, इसको कहेंगे आपतित किरण। लेकिन अभी हम प्रकाश को किरण मानकर स्टडी नहीं कर रहे हैं, फिर भी मैं दिखा रहा हूं, दोनों को मैं साथ साथ ले जा रहा हूं। इधर भी यदि हमें किरण दिखाना हो, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये प्रकाश किरण है। ये ए बी समतल तरंगाग्र है, और समतल तरंगाग्र पर ये किरण क्या है, लंबवत। ये किरण क्या है, लंबवत। और भी किरण ले सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन इतना दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। और हमें पता है समतल तरंगाग्र पर जो भी किरणें होती है एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, अब आइए, अब यहां से क्या होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होगी, यहां से भी उत्पन्न होगी, यहां से भी उत्पन्न होगी, यहां से भी उत्पन्न होगी। हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होकर प्रकाश की चाल से कहां बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। तो t समय में कितना दूरी तक जाएगा। मान लीजिए यहां से एक द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ और t समय में यहां पहुंचा, यहां से एक द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ और t समय में मान लीजिए इस बिंदु पर पहुंचा, यहां पर कितना समय चला, t बराबर t समय में। देखिए यहां से b से इस बिंदु का नाम रख लीजिए e, b से e तक आने में कितना समय लगा, t समय लगा। यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न हो रही है, और किस चाल से ये चल रहा है, c चाल से, प्रकाश की चाल से यहां से तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ। प्रकाश की चाल c से चला कितना समय तक, t समय तक। तो मुझे बताइए b से e की दूरी कितना होगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ये किस चाल से चला, c से, समय कितना लगा, t। तो b से e की दूरी कितना होगा, ct। अच्छा, यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न हुई,
ये भी t समय तक चला और t समय तक चलकर यहाँ पहुंचा। ये देखें, यहां से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं, ये भी t समय तक चला और t समय में, t बराबर t समय में ये यहां पर पहुंचा, पॉइंट D पर पहुंचा। t बराबर t समय में ये पॉइंट D पर पहुंचा। तो मुझे बताइए A से D की दूरी कितना? ये भी ct होगा ना, क्योंकि यहां से उत्पन्न तरंगिकाएं ये भी प्रकाश की चाल से चल रहे हैं, क्योंकि प्रकाश ही है। यहां से उत्पन्न तरंगिकाएं ये भी प्रकाश की चाल से चल रहा है, और दोनों तरंगिकाएं कितना समय तक? t समय तक चला। चाल भी सेम है, समय भी सेम है, तो दूरी भी सेम होगा। तो ये A से D की दूरी क्या हो जाएगा? ct हो जाएगा। आप यदि यहां से उत्पन्न तरंगिकाएं ले रहे हैं तो ये भी t समय तक चलेगा, तो ct दूरी तय करेगा। तो B से E की दूरी और A से D की दूरी हमारा ct हो जाएगा। अब नया तरंगाग्र हमें बनानी है, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरंगिकाओं के बाहरी बिंदुओं को मिला दीजिए। ये देखिए, ये हमारा कौन सा तरंगाग्र? नया तरंगाग्र आ गया। कितने समय में? t समय के बाद। तो बड़ा ही सिंपल है, यहां से तरंगाग्र ऐसे आगे बढ़ रहा है और t समय में ये तरंगाग्र यहाँ आ गया। तो t समय में तरंगाग्र AB का स्थिति क्या है? DE है। लेकिन ये तब होगा जब परावर्तक सतह XY एब्सेंट रहेगा। तो क्या होगी भाषा? सुनिए, पहला भाषा हमारा क्या था? माना XY एक परावर्तक सतह है, एक समतल तरंगाग्र AB परावर्तक सतह के पॉइंट A पर आपतन कोण I पर t बराबर 0 पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। इतना लिखने। दूसरा, परावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में पॉइंट A तथा B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं, पॉइंट A तथा B से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं t समय में ct दूरी तय करके क्रमशः पॉइंट D तथा E पर पहुंचती है। यहां से और यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न हुई t समय में ct दूरी तय करके D और E पर पहुंची है। अतः परावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में DE नए तरंगाग्र की स्थिति है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप में हमने क्या करा, दूसरा स्टेप में हमने क्या करा, ये देखिए। अब आइए, अभी ये नया तरंगाग्र है किस स्थिति में? जब XY क्या हो? एब्सेंट हो। लेकिन XY एब्सेंट है नहीं, XY परावर्तक सतह तो है। यदि XY एब्सेंट नहीं है तो फिर ये हमारा नया तरंगाग्र नहीं होगा t समय में। लेकिन एक चीज हमारे पास क्लियर आ चुका है, AD बराबर B, AD बराबर BE बराबर कितना? CT, जहां पर C क्या है? प्रकाश की चाल है और t समय है। चलिए, अब मान लीजिए कि XY यहां मौजूद है, तो क्या होगा बताइए मुझे। यदि XY मौजूद हो तो क्या होगा परावर्तक सतह? तो बड़ा सिंपल है, XY यदि मौजूद होगा, ये देखिए ऐसे आया और ये परावर्तक सतह मौजूद है, तो यहां से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं अभी भी कहां जाएगी? नीचे। और t समय में कहां पहुंचेगी? E पर पहुंचेगी और कितना दूरी तय करेगी? ct। लेकिन A से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी क्या वो नीचे आएगी? नहीं। ये कहां जाएगी? आंसर, ये टकराकर ऊपर जाएगी। इधर जाएगी टकराकर, ऐसे ऐसे चली जाएगी टकराकर। और टकराकर जब ये ऊपर जाएगी तो t समय में कितना दूरी तय करेगी? ct। क्योंकि प्रकाश सी चाल से आई, किसी वस्तु से टकराई, टकराकर जब लौटती है तो उसका स्पीड वही रहता है या कम हो जाता है? वही रहता ना। प्रकाश 100% इलास्टिक होता है, किसी चीज से टकराने के बाद भी उसका स्पीड क्या रहेगा? सेम रहता है, सी ही रहता है। इस चीज कंफ्यूज नहीं होना है आपको, उसकी स्पीड वही रहेगी। तो यदि परावर्तक सतह XY मौजूद है तो B से उत्पन्न तरंगिकाएं अभी भी t समय में ct दूरी तय करके कहां पहुंचेगी? E पर। लेकिन A से उत्पन्न तरंगिकाएं D पर नहीं जाएगी, ये कहां जाएगी? ऊपर। और कितना दूरी तय करेगी ऊपर? ct दूरी तय करेगी। अब ऊपर ct दूरी कैसे लें? तो बड़ा सिंपल है, पॉइंट A को केंद्र मानिए और ct त्रिज्या का एक क्या कीजिए? चाप खींच दीजिए। ये देखें, ये पॉइंट A हमने माना, ये पॉइंट A को केंद्र माना, और ये दूरी कितना है? ct। ct त्रिज्या का यहाँ पर एक क्या करते हैं? पॉइंट A को केंद्र मानकर ct त्रिज्या का यहाँ पर एक चाप खींच देते हैं हम लोग।
ये देखिए ये एक चाप है, कितनी त्रिज्या का? ct त्रिज्या का। अब इस पॉइंट E को, ये देखिए इस पॉइंट E को इस चाप से ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए, और इस चाप के इस बिंदु इस बिंदु का नाम मैं क्या रख लेता हूं? F। ये देख लीजिए ए बी कौन सा तरंगाग्र? आपतित। और ये ई एफ कौन सा तरंगाग्र है? परावर्तित तरंगाग्र। यानी तरंगाग्र ऐसे आया और परावर्तित होकर ऐसे जा रहा है। और मैं आपसे पूछूंगा कि ये डिस्टेंस मुझे बताइए, ये डिस्टेंस कितना है? तो कितना ये डिस्टेंस? ct। ए से एफ की दूरी कितना हो जाएगा? ct हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ct त्रिज्या का चाप है। क्या लिखेंगे भाषा? ए बी आपतित तरंगाग्र और ई एफ कौन सा तरंगाग्र? परावर्तित तरंगाग्र है। और ये परावर्तित तरंगाग्र इस परावर्तक सतह के साथ जो कोण बना रहा है, इस कोण को क्या कहेंगे? परावर्तन कोण आर कहेंगे। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर हो जाएगा हमारा। क्या भाषा बनेगा? सुनिए, तीसरा स्टेप में लिखेंगे परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में, परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए पॉइंट ए को केंद्र मानकर ct त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। इस चाप पर पॉइंट E से एक स्पर्श सतह EF खींचते हैं। अतः परावर्तक सतह XY की उपस्थिति में EF नए तरंगाग्र की स्थिति है। तरंगाग्र EF को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं तथा यह परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक सतह के साथ जो कोण बनाती है, उस कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं। ये हमारा हो गया। चलिए AF बराबर मुझे बताइए कितना आ गया? तो AF बराबर ct, AF बराबर ct हो जाएगा हमारा। ये हमारा डेरिवेशन हो गया। अब मैं आपसे फाइनल इसको बता रहा हूं, सुनिए फाइनल हमें क्या बोलना है। लिखेंगे माना एक्स वाई, फाइनल नहीं, फाइनल से एक बार पहले मैं बता रहा हूं, फाइनल में बाद में बताऊंगा। माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है। एक समतल तरंगाग्र ए बी परावर्तक सतह के पॉइंट ए पर t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र ए बी को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं t समय में ct दूरी तय करके क्रमशः पॉइंट D तथा E पर पहुंचती है। अतः परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में DE नए तरंगाग्र की स्थिति है। दूसरा स्टेप, तीसरा, परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए पॉइंट ए को केंद्र मानकर ct त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं तथा इस चाप पर पॉइंट E से एक स्पर्श सतह EF खींचते हैं। अतः परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में EF नए तरंगाग्र की स्थिति है। तरंगाग्र EF को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं और यह परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक सतह के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को परावर्तन कोण R कहते हैं हम लोग। ये देखिए ये हमारा डायग्राम है। अब आइए, यदि मैं किरण की भाषा में बोलूं तो ये कौन सा किरण? आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरा उस बिंदु को आपतन बिंदु, तो पॉइंट ए आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर यदि मैं लंब डाल दूंगा तो ये क्या कहलाएगा? ये अभिलंब कहलाएगा। ये नॉर्मल हो गया। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण I होता है। और देखिए ये परावर्तित तरंगाग्र है। अब इस तरंगाग्र पर इस बिंदु पर हम किरण देना चाहेंगे तो किरण क्या होना चाहिए? लंबवत। तो ये देखिए ये किरण ऐसे कर लीजिए, ये एक तरह का किरण हो गया हमारा। कौन सा किरण? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण हो गया। और ये परावर्तन कोण R। ये हमारा कौन सा है? न्यूटन साहब वाला, वही है ना? ये न्यूटन साहब वाला है। लेकिन ये जो आपतित तरंगाग्र ए बी देख रहे हैं और ये परावर्तित तरंगाग्र EF देख रहे हैं, ये किसका है? हाइजेन साहब के एक्सप्लेनेशन है। तो हाइजेन साहब के अनुसार ये कोण आपतन है और न्यूटन साहब के अनुसार ये कोण आपतन है। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है? सोचिए, क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगी? हमें इस एंगल के बारे में मालूम नहीं है।
चलिए इस दोनों एंगल के बारे में हमें मालूम नहीं है, निकालिए कितना होगा ये दोनों एंगल। क्या आप निकाल सकते हैं ये दोनों एंगल कितना होगा? चलिए मैं पहले इस दोनों को बराबर कर देता हूं, तब मैं वो निकालूंगा ज्योमेट्री के हिसाब से। एक त्रिभुज दिख रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई दिखा, ए बी ई में ए बी ई समकोण है क्योंकि ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि ये लंबवत है। साइन आई लगा दीजिए, साइन आई, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण, तो थीटा की सामने की वजह बी क्या हो जाएगा, लंब, और ए क्या होगा, कर्ण, तो ये हो जाएगा बीई लंब बटा कर्ण ए। चलिए बीई का मान कितना है, ct, और ए को ए रहने दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज ए एफ ई में, देखा ए एफ ई, यहां साइन आर लगा दीजिए, साइन आर, तो फिर से साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, फिर आर के सामने की वजह ए एफ क्या होगा, लंब, और ए कर्ण, ये हो जाएगा ए एफ बटा ए एफ का मान कितना है, सी टी बटा ए, इक्वेशन 2। समीकरण 1 और 2 को देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, साइन आई सी टी बटा ए, साइन आर सी टी बटा ई, दोनों इक्वेशन बराबर है, यानी आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी साइन आई किसके बराबर, साइन आई इक्वल टू साइन आर, इसलिए साइन साइन के इक्विवेलेंट है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आई इक्वल टू आर, ये देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। चलिए, लेकिन आपके दिमाग में आएगा सर हम इस कोण को तो आप आपतन कोण कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो आपतन कोण इसको बोला था ना, तो ये एंगल आपतन कोण कब से हो गया, और ये परावर्तन कोण कब से हो गया, तो ठीक है अपने ही मानिए। ये मुझे बताइए कितना होगा, ये प्रूफ हो गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब भाषा लिखेंगे, इसको लिखेंगे, कंप्लीट है। मैं इस एंगल के बारे में बताना चाहता हूं, थोड़ा सा ज्योमेट्री में घुसिए, मुझे बताइए ये कितना है, 90, क्योंकि ये तरंगाग्र है और तरंगाग्र पर ये किरण लंबवत है। कोई आदमी मुझे बताइए ये एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल कितना है, 90, ये 90 है ना, ये 90 है, और ये कितना है आई, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस आई। चलिए ऊपर वाला एंगल मैं लिखा देता हूं, रेड से इस व्हाइट के बीच का कोण हो गया 90 माइनस आई, तो देख लीजिए ये कितना है 90, और ये कितने 90 माइनस आई, तो ये कितना होगा, तो पूरा हमारा 90 है, तो 90 है, माइनस इस पूरे 90 में से इस 90 माइनस आई को माइनस कीजिए, यही बचेगा ना, तो 90 माइनस 90 माइनस आई कितना, आई हो जाएगा, खत्म, माइनस में प्लस आई, तो ये एंगल कितना हो गया, आई। यानी जो आपतन कोण आप यहाँ पढ़ रहे थे सेम आपतन कोण ये है, इसका मतलब एक्चुअल में ये हमारा आपतन कोण है जिसको हम स्टडी कर रहे थे। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। चलिए ये क्लियर हो गया, ये कोण हमारा क्या है, आपतन कोण आई, ये कोण और ये कोण बराबर है। अब कोई आदमी मुझे बताए ये कोण कितना होगा, कैसे, यदि ये वाला आर ये है तो कैसे है, किसी के पास इसका आंसर, ये कोण आर कैसे है, मुझे समझाइए, मैं आपको 1000 रुपया दूंगा नया साल मनाने के लिए। ये कोण मुझे बताइए आर कैसे है, और यदि आर है तो यही वाला आर होगा ना, ये वाला आर ये कैसे है, ये वाला आई ये है, यदि ये वाला आर हो जाता है और ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी
बराबर ही माना जाएगा। तो ये कोण आर कैसे है किसी के पास जवाब? बोलिए कैसे है? ए एफ ई त्रिभुज, हाँ चलिए मुझे समझा दीजिए यहाँ आकर। मुझे भी एक्चुअल में नहीं पता है ये आर कैसे होगा, इसलिए मैंने पूछ दिया, किसी को आता होगा तो मैं भी समझ लूंगा ना। बताइए मैं इधर होता हूँ। नहीं नहीं होगा बच्चा, बैठिए कॉपी पर बता के मुझे दिखाइए। और किसी को मालूम है ये एंगल आर कैसे होगा? हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आई बराबर और वो मैंने प्रूव कर दिया। बस मैं संतुष्टि के लिए बता रहा हूँ कि हमने तो इसको इसके बराबर दिखाया ना, लेकिन हम जो आपतन और परावर्तन पढ़ते थे ये दोनों था ना, और ये आपतन हम पढ़ते थे, ये परावर्तन पढ़ते थे, तो ये कोण आपतन के बराबर होना चाहिए और ये परावर्तन कोण इसके बराबर होना चाहिए, तब इसको परावर्तन बोलेंगे और तब इसको आपतन बोलेंगे। आपतन को तो हमने दिखा दिया, आसान था, लेकिन परावर्तन मुझे बताइए, ये भी आसान ही है, ज्योमेट्री सिंपल ज्योमेट्री है। और किसी के दिमाग में आ रहा है? मुंह देखने से थोड़ा बनेगा ये, जब तक कलम नहीं चलाओगे पेपर पर, ऐसे ये सब नहीं बनने वाला है। मैं बोलता हूँ रेडीमेड स्टूडेंट आजकल हो गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ये सच बात है कि स्टूडेंट चाहता है कि आंख से देखकर ही सारा चीज क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, हाथ नहीं चलेगा, और ऑनलाइन में यही होता है। बड़ा सिंपल है, वन स्टेप में आप बना सकते हैं इसको। समझाइए मुझे। हम्म 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 ठीक है बैठिए। देखिए ये एंगल कितना है आर, ये कितना होगा 90 है, क्योंकि ये तरंगाग्र है और तरंगाग्र पर ये किरण क्या है, लंबवत। ये 90 और ये आर, तो मुझे बच्चा बताइए ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बच्चा बताओ ना, ये कितना होगा 90 माइनस, कैसे, तीनों कोण का योगफल 180, जोड़ते हैं हम लोग 90 प्लस ये वाला एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा प्लस आर, तो आर बराबर क्या, अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस आर। चलिए ये जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, ये हमारा कितना निकल गया 90 माइनस आर, तो ये 90 माइनस आर है और ये पूरा कितना है 90 है, तो इस पूरे में से इस 90 माइनस आर को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा आर ही बचेगा हमारा, सेम आर हो जाएगा ये देख लीजिए, ये इसके बराबर है, और यही दोनों कोण, ये दोनों कोण है जिसको हमने शुरू से पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताइए आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दिस इज हाइजेंस थ्योरी, ये हाइजेंस साहब का थ्योरी था, और उन्होंने प्रकाश को क्या मानकर आई बराबर आर प्रूव कर दिया, तरंग। उन्होंने किरण नहीं माना था, किरण किसने माना था, न्यूटन साहब ने। हाइजेंस साहब ने तरंग मानकर दोनों एंगल को प्रूव कर दिया, और न्यूटन की थ्योरी को भी वैलिड उन्होंने करा। न्यूटन जो बोल रहा था, न्यूटन साहब आई बराबर आर, उन्होंने वो दिखा दिया था। फाइनल सुनिए इसके आंसर में क्या लिखना है। पहले तो ये डायग्राम हमें बना लेनी है जब भी क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद क्या लिखना है, माना बच्चा ले लेना 1000 रुपया छुट्टी के बाद। माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है,
एक समतल तरंगाग्र AB परावर्तक सतह एक्स वाई के पॉइंट ए पर t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। स्टेप 1। स्टेप 2, परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं t समय में ct दूरी तय करके क्रमशः पॉइंट D तथा E पर पहुंचती है। फिर लिखेंगे AD बराबर BE बराबर CT। अतः परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में DE नए तरंगाग्र की स्थिति है। तीसरा स्टेप, परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए पॉइंट ए को केंद्र मानकर CT त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं तथा पॉइंट E से इस चाप पर एक स्पर्श सतह EF खींचते हैं। अतः परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में EF नए तरंगाग्र की स्थिति है। तरंगाग्र EF को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं तथा यह परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक सतह के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण R कहते हैं। फिर उसके बाद एक लाइन ये लिख लेंगे, फिर यहां से लिख लेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे चित्र से यह भी स्पष्ट है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। अब इस प्रकार हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है। लिखे तो डायग्राम के लिए जगह छोड़कर लिखे, जितना जगह आएगा डायग्राम में आप देख लीजिए। लिखे माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह, स्पीड रखेंगे दोनों क्वेश्चन को हमें करना है। माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, माना एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, एक्स वाई एक समतल परावर्तक सतह है, एक समतल तरंगाग्र AB, 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 एक समतल तरंगाग्र AB t बराबर 0 समय में, t बराबर 0 समय में, t बराबर 0 समय में परावर्तक सतह एक्स वाई के, परावर्तक सतह एक्स वाई के पॉइंट ए पर, परावर्तक सतह एक्स वाई के पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर आपतन कोण I पर, पॉइंट ए पर आपतन कोण I पर, आपतन कोण I पर, आपतन कोण I पर आपतित होता है, आपतन कोण I पर आपतित होता है, आपतन कोण I पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र AB को, समतल तरंगाग्र AB को, समतल तरंगाग्र AB को, समतल तरंगाग्र AB को, समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं, आपतित तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। चलिए एक स्टेप पैराग्राफ चेंज कीजिए। देखिए परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में, परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में, एक चीज याद रखना, ये मत समझना कि ये फिगर कैसे भी बना हुआ है, कैसे भी बना हुआ है, कंसेप्ट के साथ है। परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में, परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में, एक्स वाई की अनुपस्थिति में पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न, परावर्तक सतह एक्स वाई की अनुपस्थिति में पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न
पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में टी समय में टी समय में क्रमशः ऐसे लिखिए टी समय में सीटी दूरी तय करके 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 क्रमशः पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचती है क्रमशः पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचती है क्रमशः पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचती है डी तथा ई पर पहुंचती है और ये लिख लीजिए पहला AD बराबर BE बराबर CT पहला लाइन AD बराबर BE बराबर CT अतः प्रावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में अतः प्रावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में प्रावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में प्रावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में XY की अनुपस्थिति में DE नए तरंगाग्र की स्थिति है DE नए तरंगाग्र की स्थिति है लेके तो अतः प्रावर्तक सतह XY की अनुपस्थिति में DE नए तरंगाग्र की स्थिति है पैराग्राफ चेंज कीजिए देखिए प्रावर्तक सतह XY की उपस्थिति में 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 XY की उपस्थिति में XY की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रावर्तक सतह XY की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए 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 पॉइंट ए को केंद्र मानकर 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 सीटी त्रिज्या का
पॉइंट ए को केंद्र मानकर सीटी त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। सीटी त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। पॉइंट ए को केंद्र मानकर सीटी त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं तथा पॉइंट ई से तथा पॉइंट ई से तथा पॉइंट ई से इस चाप पर तथा पॉइंट ई से इस चाप पर पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह ई एफ खींचते हैं। एक स्पर्श सतह ई एफ खींचते हैं। एक स्पर्श सतह ई एफ खींचते हैं। अतः अतः परावर्तक सतह एक्स वाई की उपस्थिति में 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 एक्स वाई की उपस्थिति में ई एफ नए तरंगाग्र की स्थिति है। 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 तरंगाग्र ई एफ को तरंगाग्र ई एफ को तरंगाग्र ई एफ को आप परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र ई एफ को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र ई एफ को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं तथा यह परावर्तित तरंगाग्र तथा यह परावर्तित तरंगाग्र तथा यह परावर्तित तरंगाग्र यह परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक सतह एक्स वाई के साथ जो कोण बनाती है। यह परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक सतह एक्स वाई के साथ जो कोण बनाती है। परावर्तक सतह एक्स वाई के साथ जो कोण बनाती है। परावर्तक सतह एक्स वाई के साथ जो कोण बनाती है उस कोण को उस कोण को उस कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। उस कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। उस कोण को परावर्तन कोण आर कहते हैं। चलिए आप यहां से लिख लीजिए ए एफ बराबर सी टी और ये पूरा लिख लीजिए ए एफ बराबर सी टी और ये पूरा लिख लीजिए यहां तक। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि अपवर्तन भी हमें बतानी है। तो परावर्तन अपवर्तन अब खत्म हो जाएगा आज ही, यही 2 क्वेश्चन रहता है इसमें। तो 3 घटना और बच जाएगा, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन। तो कल हम लोग विवर्तन और ध्रुवन देखेंगे, फिर एक बच जाएगा व्यतिकरण। विवर्तन ध्रुवन छोटा व्यतिकरण है। लिखिए उसके नीचे, इसके नीचे
और सुंदर इसको बनाइए डेरिवेशन को। देखिए चित्र से यह भी स्पष्ट है, चित्र से यह भी स्पष्ट है, चित्र से यह भी स्पष्ट है कि आपतित किरण, चित्र से यह भी स्पष्ट है कि आपतित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। पैरा चेंज कीजिए। इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों की व्याख्या होती है। चलिए डायग्राम हम बनाएंगे बाद में, पहले ये क्वेश्चन लिखिए। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश आप कर लीजिए कि यहाँ ऑलरेडी है। आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करें। परावर्तन थोड़ा इजियर है, अपवर्तन भी इजियर ही है, लेकिन इसका डायग्राम थोड़ा सा हमें, क्योंकि अपवर्तन में थोड़ा सा प्रॉब्लम किसका हो जाता है, मीडियम को लेकर, क्योंकि अपवर्तन में प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो मीडियम जब आएगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और दोनों मीडियम का अपवर्तनांक भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो जो ही हम अलग अलग मीडियम की चर्चा करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी प्रकाश की, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक मीडियम में टी समय में कुछ और दूरी तय करेगा और दूसरे मीडियम में टी समय में कुछ और दूरी तय करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों मीडियम में स्पीड क्या है, अलग अलग है। चलिए इसका मैं वर्णन करता हूं। अब वर्तन का नियम क्या है, म्यू1 sin i इक्वल टू म्यू2 sin r। इसको मैं प्रूफ किए देता हूं। इसने साहब ने इसको प्रूफ करा था, हाइजेंस ने जो वर्तन का नियम था उसको अपने सिद्धांत के अनुसार प्रूफ करा। इससे पहले हमने कौन सा सतह लिया था, परावर्तक। आज मैं क्या ले रहा हूं, हाँ आज ही मैंने परावर्तक लिया, आज ही मैं अपवर्तक ले रहा हूं, क्योंकि आज ही दूसरा क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक, इसलिए। ये देखिए, ये हमारे पास एक अपवर्तक सतह, समतल अपवर्तक सतह, इसका भी नाम मैं वही रखता हूं, एक्स वाई, एक समतल अपवर्तक सतह है, और ये दो मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। ऊपर हमारे पास ये एक मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, दिस इज फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम का अपवर्तनांक क्या है, μ1 है, और इसमें प्रकाश की चाल v1 है, और ये जो फर्स्ट मीडियम है ये रेयरर है। रेयरर का मतलब ये विरल माध्यम है। चलिए ये हमारा सेकेंड मीडियम है, सेकेंड मीडियम, इसका अपवर्तनांक क्या मान लेते हैं, μ2, और इसमें प्रकाश की चाल v2, और इसको हम लोग डेंसर मानकर चलते हैं। तो भाषा क्या होगी, माना एक्स वाई एक समतल अपवर्तक सतह है जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को
अलग करता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। पहला माध्यम विरल है तथा दूसरा माध्यम सघन है। जो दिख रहा है उसको हम भाषा करके लिख देंगे। ठीक है, अब एक फिर से हम कौन सा तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र लेते हैं। ये देखें, ये समतल तरंगाग्र ऐसे आया और इस अपवर्तक सतह पर आकर गिरा। ये देखिए, ये एक समतल तरंगाग्र है रेड कलर का, और ये कौन सा समतल तरंगाग्र है, ए बी। ये ए बी एक समतल तरंगाग्र है जो टी बराबर 0 समय पर अपवर्तक सतह के पॉइंट ए पर आपतन कोण कितना पर, आई पर आकर गिरा। चलिए, इस समतल तरंगाग्र को हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे। अब प्रकाश किरण दिखाइए। प्रकाश किरण हमेशा तरंगाग्र पर क्या होता है, लंबवत होता है। ये एक प्रकाश किरण है जो इस तरंगाग्र पर लंबवत है, और ये भी एक प्रकाश किरण है, ये देखें यहाँ पर लंबवत है। ये प्रकाश किरण है, ये भी प्रकाश किरण को भी मैं साथ ही लेकर चल रहा हूँ। किरण हमेशा तरंगाग्र पर क्या होती है, लंबवत होती है। चलिए, भाषा क्या बनेगी सुनिए। माना एक्स वाई एक अपसमतल अपवर्तक सतह है जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को अलग करता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल b1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल b2 है। पहला माध्यम विरल है तथा दूसरा माध्यम सघन है। उसके बाद माना समतल तरंगाग्र AB अपवर्तक सतह के पॉइंट A पर t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर आपतित होता है। समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। अब देख लीजिए, यहां से A पहले आ चुका है, यहाँ B अभी यहां पर नहीं पहुंचा है। अब A से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी वो कहां प्रवेश कर जाएगी, मीडियम 2 में। लेकिन B से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी अभी भी वो कहां जाएगी, मीडियम 1 में ही जाएगी। तो क्या होगा, तो बड़ा सिंपल है। B से जो तरंगिकाएं निकलेगी वो किस चाल से चलेगी, B1 से। लेकिन A से जो तरंगिकाएं निकलेगी वो किस चाल से चलेगी, B2 से, क्योंकि ये मीडियम दूसरे मीडियम में प्रवेश करने वाली है। और चूंकि B2 वाला मीडियम सघन है, तो मुझे बताइए इस तरंगिका की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए दूसरा मीडियम नहीं है, तो क्या होगा, तो दूसरा मीडियम नहीं है, केवल कौन सा है, मीडियम 1 है। तो बड़ा सिंपल है, यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी वो भी किस चाल, ये किस चाल से चलेगी, यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी ये v1 चाल से चलेगी, v1 चाल से, और यहां पर पहुंचेगी पॉइंट E पर। ये देखिए कितने समय में पॉइंट E पर पहुंचा, t बराबर t समय में। तो मुझे बताइए B से E की दूरी कितना होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है v1, समय कितना t, तो ये कितनी दूरी होगी v1 इंटू टी। तो यहां से एक तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ और यहां पहुंचा, ये तरंगिकाएं जो प्रकाश की चाल से चलता है। यहां से उत्पन्न तरंगिकाएं, ये देखिए यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी, ये देख लीजिए यहां से ये यहां पहुंची, कहां पर, इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, डी। तो मुझे बताइए ए से डी की दूरी कितना है, ये भी उतना ही होगा ना, v1 इंटू, क्यों, क्योंकि दूसरा मीडियम अभी क्या है, एब्सेंट है, पूरे बोर्ड पर पहला मीडियम है। तो यहां से उत्पन्न तरंगिकाएं टी समय चला, यहां से भी उत्पन्न तरंगिकाएं टी समय चला। ये तरंगिकाएं भी v1 चाल से चला, ये तरंगिकाएं भी v1 चाल से चला। तो ए से डी की दूरी भी क्या होगा, v1 टी होगी। मैं यहां लिख देता हूं, ए डी बराबर बीई बराबर v1 इंटू टी। ये कब होगा, जब दूसरा मीडियम एब्सेंट है। थोड़ा इसको क्लियर कीजिए, जब दूसरा मीडियम एब्सेंट होगा, ठीक है। ए और बी से उत्पन्न तरंगिकाएं टी समय में v1 टी दूरी तय करके डी और ई पर पहुंचा। अब ये कौन सा तरंगाग्र हो जाएगा, नया तरंगाग्र। तो डी नया तरंगाग्र हो गया, ये डी नया तरंगाग्र हो गया कितने समय में, टी समय में, किसके एब्सेंट में, दूसरे मीडियम के एब्सेंट में। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे
दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में v1t दूरी तय करके क्रमशः पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचता है। अतः दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में डी नए तरंगाग्र की स्थिति है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप सुनिए, लेकिन दूसरा मीडियम तो यहाँ है हवा पानी, दूसरा मीडियम है, तो दूसरा मीडियम होगा तो क्या होगा सुनिए। ये तरंगाग्र आया, यहाँ पर गिरा, अब यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी यहां से, अब वो किस चाल से चलेगी, v2 से, लेकिन यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी वो कितना से, अभी भी v1 से चलेगा, ये मीडियम 1 है। तो यहां से तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ, t समय में कहां पहुंचा, e पर, कितना दूरी तय करके। लेकिन यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगा तो मुझे बताइए वो t समय में क्या इतना दूरी चलेगा, नहीं, इससे कम दूरी चलेगा, क्योंकि v2 चाल कम है, ये चाल अधिक है, ये चाल कम है, जबकि दोनों का समय क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, तो दूरी ये अधिक होगा। और ये देखिए यहां से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं यहां पर पहुंचा, यहां पर, या बड़ा सिंपल है, यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होगी मुझे बताइए कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न हुआ v2 चाल से, कितना समय चला, t समय, तो कितना दूरी होगा v2 इंटू टी। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए को केंद्र मानेंगे और केंद्र मानकर चाप खींच लेंगे, कितने त्रिज्या का, v2 टी। ये देखिए v2 टी त्रिज्या का हमने चाप खींच लिया। ये अब हम क्या करते हैं, पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह खींच देते हैं और इस बिंदु का नाम रख देते हैं एफ। ये देख लीजिए ई एफ नया तरंगाग्र हो गया, किसके प्रेजेंट में, और बड़ा ही सिंपल है ना। ये देखिए ये ए दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा और बी अभी भी पहला माध्यम है, तो बी ने ज्यादा दूरी तय किया और ए मात्र कहां से कहां, ए से एफ तक की दूरी तय किया, कम। और ए से एफ की दूरी कितना है, ये जो दूरी है ये कितना है, v2 इंटू टी। यहां से यहां की दूरी v2 इंटू टी करके हमारा हो जाएगा। चलिए अच्छा, इस एफ पर यदि हम किरण देना चाहेंगे, किरण, तो किरण क्या होगा, लंबवत। यदि जो ई एफ तरंगाग्र इस पर हम किरण देना चाहेंगे तो ये किरण है हमारा ऐसे लंबवत, तो ये किरण का भी काम करेगा हमारा। तो देख लीजिए ए ई प्राथमिक तरंगाग्र है और ये ई एफ कौन है, ए ई आपतित तरंगाग्र है, और ई एफ कौन सा है, अपवर्तित, यहाँ परावर्तित नहीं होगा, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित तरंगाग्र कहेंगे। और ये अपवर्तित तरंगाग्र इस अपवर्तक सतह के साथ जो ये कोण बना रही है, इसको अपवर्तन कोण आर कहेंगे हम लोग। ये देखिए ये अपवर्तन कोण आर हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेकिन दूसरे माध्यम की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए पॉइंट ए को केंद्र मानकर कितनी त्रिज्या का, v2 t। ए से एफ की दूरी कितना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ए एफ बराबर v2 t के पॉइंट ए को केंद्र मानकर v2 t त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं तथा पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह ई एफ खींचते हैं। अतः दूसरे मीडियम की उपस्थिति में ई एफ नए तरंगाग्र की स्थिति है, तरंगाग्र ई एफ को अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं तथा यह अपवर्तित तरंगाग्र अपवर्तक सतह के साथ जो कोण बनाती है उसको अपवर्तन कोण आर कहते हैं हम लोग। चलिए अब कैलकुलेशन कर लीजिए। पहले इस त्रिभुज में आइए, ए बी ई में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में दिख रहा है आपको, उसमें भी था ना ये त्रिभुज, अभी जो आपने करा था उसमें भी था। ए बी, इसमें लगा दीजिए साइन आई, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने हो जाए बी ई लंब और ए ई कर्ण, ये हो जाएगा बी ई बटा ए ई, और बी ई का मान आज कितना है, v1 इंटू टी बटा ए, इक्वेशन फर्स्ट। बस अंतर ये है वहां v1 की जगह c था, आज v1 है। अब एक और समकोण त्रिभुज दिख रहा है ए एफ ई, ए एफ ई, ये उस समय नीचे था परावर्तन में, आज ये ऊपर था, आज नीचे, साइन आर लगाइए। समकोण त्रिभुज ए एफ ई है ना,
हाँ AFE में साइन आर लगाए, ये 90 डिग्री होगा ना, ये 90, क्यों 90 होगा, क्योंकि ये किरण है, तरंगाग्र पर लंबवत है। ये साइन आर लगाइए तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कौन हो जाएगा AF, कर्ण कौन हो जाएगा AE, तो ये हो जाएगा AF बटा AE। AF का मान कितना है V2 इंटू टी बटा AE। ये देखें, बस परावर्तन में V1 और V2 CC था, यहाँ अलग अलग हो गया क्योंकि मीडियम अलग अलग है। चलिए समीकरण 1 और 2 से आइए, साइन आई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, चले साइन फर्स्ट और सेकेंड हम ऐसे करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देते हैं, दे दीजिए, दे दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दीजिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग, समीकरण 1 क्या है साइन आई, 2 क्या है साइन आर, ये क्या है V1T बटा AE, और नीचे क्या है V2T बटा AE। चलिए बताइए क्या होगा, साइन आई बट्टा साइन आर, इधर क्या बचा V1 बट्टा V2, टी को कैंसिल करेगा, ए को कैंसिल करेगा, यह आ गया V1 बट्टा V2, V1 को नीचे ले लीजिए, साइन आर को ऊपर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा साइन आई बट्टा V1, साइन आर को ऊपर लीजिए, साइन आर बट्टा V2। समझ आ रहा है कुछ, दोनों तरफ C से गुना कर दीजिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं, एक चीज से दोनों तरफ गुना किया जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा C बट्टा V1 इंटू साइन आई, ये क्या हो जाएगा C बट्टा V2 इंटू साइन आर, फिर से C कैंसिल हो जाएगा। अब C बट्टा V क्या होता है म्यू, C बट्टा V म्यू, किसका म्यू पहले माध्यम का, क्योंकि चाल किसका है पहले माध्यम का, तो ये हो जाएगा μ1, दिस इज साइन आई, और C बट्टा V2 μ2, अब वर्तनांक फॉर्मूला होता है दिस इज साइन आर। ये देखिए ये हमारा स्नेल का नियम है, तो हाइजेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर इस तरह से स्नेल के नियम की व्याख्या हमने कर दिया। और न्यूटन साहब का थ्योरी आप देखना चाहते हैं, देख लीजिए, ये आपतित किरण और इस बिंदु पर एक क्या डाल देते हैं अभिलंब डालिए, ये देखिए ये क्या हो गया अभिलंब नॉर्मल, और ये आपतन कोण आई, ये आपतन कोण आई है तो ये अपवर्तन कोण आर, और देखिए किरणें सीधे जाना चाह रही थी लेकिन सीधे गई नहीं, अपने पथ से अभिलंब की ओर क्या हो गई झुक गई है, तो हाइजेंस साहब ने ये रिलेट करके पूरी दुनिया को समझाया था, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, नोट कीजिए, तो लिखे इतने जगह छोड़ लीजिए, अब लिखेंगे, लिखे माना x माना x y1 समतल अपवर्तक सतह है, माना x1 समतल अपवर्तक सतह है, माना x1 समतल अपवर्तक सतह है। अच्छा इसमें भी आप देखिए ये कोण आई है तो ये भी क्या होगा, लेकिन ये आर होने से ये आर कैसे हो गया, आप देखना निकालते रहना घर पर, यदि ज्योमेट्री आपको आती है तो, ये आर है तो ये भी क्या होना है आर होना है हर हाल में। माना XY एक समतल अपवर्तक सतह है जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले, 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 जो μ1 तथा μ2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को अलग करता है,
म्यू1 तथा म्यू2 अपवर्तनांक वाले दो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को अलग करता है, दो माध्यमों को अलग करता है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, 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 तथा दूसरे माध्यम में तथा दूसरे माध्यम में तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। पहला माध्यम विरल है तथा दूसरा माध्यम सघन है, पहला माध्यम विरल है तथा दूसरा माध्यम सघन है, तथा दूसरा माध्यम सघन है, दूसरा माध्यम सघन है। पैरा चेंज कीजिए। लेकिन माना समतल तरंगाग्र AB, माना समतल तरंगाग्र AB, समतल तरंगाग्र AB, समतल तरंगाग्र AB, समतल तरंगाग्र AB, AB, AB अपवर्तक सतह XY के बिंदु A पर, अपवर्तक सतह XY के बिंदु A पर, अपवर्तक सतह XY के बिंदु A पर, अपवर्तक सतह XY के बिंदु A पर t बराबर 0 पर, A पर t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर, t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर, t बराबर 0 पर आपतन कोण I पर आपतित होता है, आपतन कोण I पर आपतित होता है। एग्जाम में जब भी बनाएंगे ना आप ऊपर फिगर बनाएंगे, साइड वगैरह में फिगर आपको नहीं बनाना है, ऊपर फिगर बनाएंगे और नीचे क्या करेंगे उसका भाषा या डेरिवेशन ये करना है, साइड में फिगर नहीं बनानी है आपको। चलिए, क्योंकि एग्जाम में चेक करने का तरीका ये है, ये ऐसा ना कि इधर से चेक करके वो इधर जाएगा, वो चेक करेगा ऐसे और ऐसे, पेज वो टर्न करेगा, इसलिए आपको ऐसे करना, और वहां पर पेज काफी रहता है, उतना पेज आप नहीं लिख सकते हो, इतना ज्यादा पेज दिया रहता है, मतलब एक्स्ट्रा से भी ज्यादा पेज दिया रहता है वहां पर, इसलिए साइड वाला काम नहीं होना चाहिए। और चूंकि आपका कॉपी नहीं है तो फिर वहां पर कंजूसी दिखाने से क्या फायदा, सरकार की कॉपी है, दूसरा बुकलेट चाहिए, सरकार क्या करेगी आपको दूसरा बुकलेट दे देगी, दूसरे में आप आंसर दीजिए, एक में पूरा नहीं हो रहा है। आपतन कोण I पर आपतित होता है, समतल तरंगाग्र AB को, 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 समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं, समतल तरंगाग्र AB को आपतित तरंगाग्र कहते हैं, आपतित तरंगाग्र कहते हैं। अच्छा सोच रहा है 2-3 दिन बाकी है, बदमाशी करेंगे तो कुछ नहीं कहेगा। आप अपने गार्जियन को FIR लिखवाने पर मजबूर ना करो कि गार्जियन थाना में जाकर FIR करवाए, गुमशुदा वाला, लापता वाला। पैराग्राफ चेंज कीजिए। लिखिए दूसरे माध्यम के अनुपस्थिति में, दूसरे माध्यम के अनुपस्थिति में
दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में, दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में पॉइंट ए तथा बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं, 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 पॉइंट ए तथा बी। इसी तो 2018 में एक बच्चा अंतिम दिन बदमाशी कर दिया था, उसको पकड़ कर उस दिन, उस बार शायद मिठाई भी हम लोग खिलाए थे, उसके बाद हम लोग खिलाना बंद कर दिए थे। उसको पकड़ कर रखे थे हम लोग और उसके गार्जियन को फोन किया कि आइए यहाँ पर और मिठाई ले लीजिएगा दुकान पर। जो खाया है वो तो मिठाई पहले हम लेंगे, जो खाया है स्टूडेंट, उसके बाद उसको भेजेंगे वहां से। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मेरा लेवल बहुत नेक्स्ट है, इतना नेक्स्ट लेवल है कि सोच भी नहीं सकते हो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। बी से उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में, टी समय में, टी समय में V1T दूरी तय करके, V1T दूरी तय करके, V1T दूरी तय करके, V1T दूरी तय करके, V1T दूरी तय करके क्रमशः पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचता है। V1T दूरी तय करके क्रमशः पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचता है, पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचता है, पॉइंट डी तथा ई पर पहुंचता है। और वही नीचे लिख लीजिए AD बराबर BE बराबर V1T, AD बराबर BE बराबर V1T। दोनों में से एक रह सकता है एग्जाम में, AD बराबर BE बराबर V1T। लेकिन अतः दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में, 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 दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में, दूसरे माध्यम की अनुपस्थिति में DE नए तरंगाग्र की, नहीं DE नहीं ना, यस, DE नए तरंगाग्र की स्थिति है, DE नए तरंगाग्र की स्थिति है, DE नए तरंगाग्र की स्थिति है, DE नए तरंगाग्र की स्थिति है। तीसरा स्टेप लीजिए, देखिए दूसरे माध्यम की उपस्थिति में, दूसरे माध्यम के उपस्थिति में, दूसरे माध्यम की उपस्थिति में, दूसरे माध्यम की उपस्थिति में, उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए, दूसरे माध्यम की उपस्थिति में नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए, नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए, नए तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए पॉइंट ए को केंद्र मानकर, लगभग भाषा सिमिलर है उसमें और इसमें, पॉइंट ए को केंद्र मानकर, पॉइंट ए को केंद्र मानकर V2T त्रिज्या, V2T त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, V2T त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, V2T त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं तथा पॉइंट ई से, तथा बिंदु ई से, तथा पॉइंट ई से, पॉइंट ई से, तथा पॉइंट ई से, पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह, तथा पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह, एक स्पर्श सतह, पॉइंट ई से इस चाप पर एक स्पर्श सतह EF खींचते हैं, एक स्पर्श सतह EF खींचते हैं, EF खींचते हैं। अतः EF खींचते हैं, अतः
दूसरे माध्यम की उपस्थिति में, अतः दूसरे माध्यम की उपस्थिति में, अतः दूसरे माध्यम की उपस्थिति में, अतः दूसरे माध्यम की उपस्थिति में EF, अतः दूसरे माध्यम की उपस्थिति में EF नए तरंगाग्र की स्थिति है। EF नए तरंगाग्र की स्थिति है। EF नए तरंगाग्र की स्थिति है। तरंगाग्र EF को, तरंगाग्र EF को, तरंगाग्र EF को अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र EF को अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। अपवर्तित तरंगाग्र कहते हैं। तथा यह तरंगाग्र, तथा यह तरंगाग्र, तथा यह तरंगाग्र अपवर्तक सतह से जो कोण बनाती है, तथा यह तरंगाग्र अपवर्तक सतह से जो कोण बनाती है, अपवर्तक सतह से जो कोण बनाती है, अपवर्तक सतह से जो कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण R कहते हैं। 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 चलिए अब यहां से डेरिवेशन लिख लीजिए। ये AD बराबर B, ये आपने लिखा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूं। यहां से पूरा लिखिए डेरिवेशन। ये डायग्राम भी हमें बनानी है, पहले आप डेरिवेशन लिखिए। तो जल्दी करेंगे। 12 से किसका किसका क्लास है भी किसी का? 5 मिनट आपका लेट हो जाएगा। 5 मिनट मेरे तरफ से, बाकी जितना लेट करोगे उतना लिखने में। लास्ट में आप वो भी लिख सकते हैं, चित्र से यह स्पष्ट है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही समतल में। अपवर्तित किरण होना चाहिए, उसमें हमने परावर्तित किरण दिया था। फिर एक लाइन जोड़ देंगे, इस प्रकार हाइगेंस के तरंग के नियम के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या होती है। लेकिन वो हम लोग कल भी लिख सकते हैं, एक दो लाइन, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। यहाँ तक में हो गया। डायग्राम बहुत जरूरी है। चलिए अब एक लॉन्ग क्वेश्चन क्विक पास का बाकी है। फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक व्यतिकरण में। तो हमारा ध्रुवन और विवर्तन कल होगा सेम टाइम में। परसों हम लोग टेस्ट कर लेंगे, क्लास भी 1 घंटा का कर लेंगे। टेस्ट का टाइम आपका 10 से 12 है, 2 घंटा का टेस्ट है। इतना ही क्वेश्चन बनाने के लिए बिहार बोर्ड आपको 3 घंटा का समय देगा। लेकिन चूंकि मैं बिहार बोर्ड नहीं हूं और हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यदि यहाँ जो क्वेश्चन 2 घंटा में बनती है वहां 2 घंटा 30 मिनट में बनेगी। इसलिए हमने टेस्ट का टाइम क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। सत्तर ऑब्जेक्टिव होंगे, 35 जवाब देना होगा, 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 10 जवाब देना, और 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 3 जवाब देना होगा। बिल्कुल बिहार बोर्ड के मॉडल पर आपको क्वेश्चन पेपर रहेगा, बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन पेपर रहेगा। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन आपको हिंदी देखनी है उसमें। डायग्राम बनाइए।
ये इसी डेरिवेशन का डायग्राम है, परावर्तन वाला भी हमें बनाना है। ये इसका डायग्राम है और परावर्तन वाला ये डायग्राम था। मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं कम से कम रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। ये देखें, ये इससे पहले वाले क्वेश्चन का डायग्राम है और ये अभी वाला डायग्राम है। बनाइए। ये 2 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया।